मैं ज्योतिषाचार्य देवेंद्र प्रकाश शर्मा स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में अपनी पूरी टीम के साथ आपका मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जिसको मुझे पसंद नहीं है, मैं लेना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र और कुछ वकील, कुछ कोर्ट के जज वगैरह ने कहा कि पंडित जी ये इस विषय पर आप लें। हमने कहा अवश्य लेते हैं, क्योंकि ये पराशर ऋषि ने कभी इस विषय को छुआ नहीं, क्योंकि हमारे उसमें ये वैदिक में इसकी धारणा कम है। और ये विषय डाइवोर्स, क्या है डाइवोर्स। ये आजकल विषय इसलिए चर्चित है क्योंकि इसमें काफ़ी समस्या आ रही हैं, जबकि हम काफ़ी कुछ बचे हुए हैं। अगर आप देखेंगे पाश्चात्य में, अमेरिका के अंदर जो डाइवोर्स का रेट है वो 90% है। 90% शादीशुदा जो शादी होती है उसमें 90% डाइवोर्स हो जाता है। इंडिया में, भारतवर्ष में, हमारे देश में सनातन धर्म होने के कारण ये रेशो 0.001% है। तो ये तसल्ली है कि अगर आप रेशो देखते हैं। और दूसरा हम आपको एक बात बताएं, डाइवोर्स जो शब्द है वो अंग्रेजी का है, तलाक शब्द उर्दू का है। इस शब्द का हमारी हिंदी में कहीं कोई माने नहीं है। अगर आप जो है गूगल करके देखो या ही देखो, आजकल तो आगे का ज़माना है, आपको इसका हिंदी मीनिंग नहीं मिलेगा। क्यों? हमारे पराशर ऋषि में, हमारे संस्कृत में कहीं इसका माम नहीं है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो भी विवाह होता है वो विवाह नहीं, जन्मों जन्मों का साथ मान के चलते हैं। और ये भी कहते हैं कि ये ऊपर से जोड़ी बनकर आई है और ये आगे तक चलेगी, ये कुछ ग्रहों ने इनको आपस में मिलाया है। तो हमारे शास्त्रों में ना ही जो पराशर ऋषि ने इस विषय को छुआ है, ना ही बारावरी ने शुरू है, ना ही किसी ज्योतिष के पुराने ऋषि महाराज ने सुना है, इस बात को चुना है। क्योंकि हमारे तलाक या डाइवोर्स नाम का शब्द नहीं है। हमारे यहाँ शब्द होता है संबंध विच्छेद, और वो संबंध विच्छेद तो सिर्फ माता पिता का भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, बेटे पुत्र का भी हो सकता, बेटे और पिता का भी हो सकता है, मित्रों का भी हो सकता है। संबंध विच्छेद नाम का शब्द जरूर है संस्कृत में, हमारे शास्त्रों में, लेकिन कहीं डाइवोर्स नाम का नहीं है। तो फिर भी हम चलते हैं, इस पर हम लेते हैं राय। सबसे पहले अच्छी बात लेते हैं कि डाइवोर्स कब नहीं होता है। उस पर अगर किसी जातक किसी कन्या या बालक की या स्त्री की, किसी की कुंडली का सातवां भाव शादी का होता है। सातवां भाव होता है कुंडली का लगन के सामने वाला सातवां भाव। ये सातवें भाव का स्वामी शुभ है, उच्च का है या अच्छी पोजीशन में है, लगन चार्ट में भी, नवमास चार्ट में भी हो है, और शुभ ग्रहों की अंतर्दशा चल रही है, गुरु की, बृहस्पति की, शुक्र की, बुध की, तो उस दिशा में, चंद्रमा की, उस दिशा में कभी भी हालात में तलाक नहीं होता। लड़ाई होते होते रह जाती है, हो जाती है, कोर्ट में हो जाता है, वहाँ समझौता हो जाता है, बड़े बुजुर्ग बीच में आके समझा देते हैं, कभी भी तलाक नहीं होता। अगर सप्तमेश जो है सातवें घर का स्वामी शुभ है, या सातवें घर के ऊपर किसी शुभ उच्च के, बृहस्पति की, चंद्रमा की या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, गोचर के, ट्रांजिट के इन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी तलाक अब नहीं होता है। अब ये डाइवोर्स और तलाक होता कब है? ये होने के कारण है कि अगर सातवें घर का स्वामी नीच अवस्था में, गलत है लगन चार्ट में या नवमास चार्ट के अंदर, लगन में ठीक है, नवमास में भी गलत है तो भी गलत माना जाएगा है। और सातवें घर के ऊपर कुल ग्रहों की, मंगल की, शनि की, राहु की, राहु का प्रतिकतावादी ग्रह होता है, इनकी दृष्टि पड़ रही है, और माहौल भी घर का वैसा है। माहौल का घर का मतलब कि माता पिता भी साथ नहीं दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े में बहुत से लोग जो है लड़ाई झगड़ा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और बाहर का भी वातावरण ऐसा है, तो ऐसे मौके पर तलाक हो जाता है। दूसरी स्थिति आती है कि सातवें घर का जब संबंध, सातवें घर के स्वामी का संबंध जब 12वें घर से हो जाता है। 12वां घर भी जो होता है अर्घावाद, प्रस्तावाद कालक का होता है, और यह अशुभ संबंध हो।
अगर शुभ संबंध होगा तो फिर बच्चा जो है फॉरेन चला जाएगा, अगर अशुभ संबंध होगा तो आपस में तलाक हो जाएगा 12वें घर में और 7वें घर में। और राहु भी बीच में इन्वॉल्व होगा। राहु का काम है अलगाववाद को करना, भ्रम पैदा करना, भ्रम पैदा करना मेन। और तलाक जो होता है, डिवोर्स होता है, मेन चीज़ भ्रम के कारण होता है। एक दूसरे में भ्रम हो, भ्रम फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और लोग इसको और बोलते हैं। और कभी भी राहु अगर 7वें घर के स्वामी 7वें घर में राहु बैठा है या केतु बैठा है और उसके ऊपर जो है किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि है और ट्रांजिट का भी कहीं जो है शनि नीच का होकर या मंगल नीच का आ गया और दशाएं भी जो है अंतरदशा भी अशुभ ग्रहों की है और कभी डाइवर्स होने की पूरी संभावना रहती है। तीसरा, जब कभी भी ट्रांजिट का नीच का राहु जब भी आ जाता है 7वें घर पर या इसके स्वामी को नवमाश में देखता है तो फिर किसी थर्ड व्यक्ति के कारण तलाक होने की संभावना हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा पति पत्नी और वो उन दोनों के बीच में जो कोई बाहर का व्यक्ति आ जाता है वो राहु के कारण आता है तो तलाक हो जाती है। अगर उसके ऊपर तीनों घर बैठे हैं, पति पत्नी वाला बन रहा है और उस पर मान लीजिए सूर्य की दृष्टि पड़ गई तो या चंद्रमा नीच के पड़ गई तो कभी कभी सास के कारण, कभी ससुर के कारण, कभी मित्रों के कारण भी तलाक हो जाता है। और अगर राहु और सप्तम दोनों ही नीच के कहीं ऐसे जगह मौजूद हो जाए नवमाश कुंडली में किसी में तो फिर उस समय आपस में वाद विवाद के कारण तलाक हो जाता है। अब उसकी अलग अलग स्थिति है। अगर मंगल से प्रभाव पड़ता है तो आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट भी होता है, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ जाती तो लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है लेकिन तलाक नहीं होता। अगर बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो कोर्ट केस हो जाता है और बुध अगर प्रभाव डालता है, अशुभ प्रभाव डालता है 7वें पर या 7वें घर पर तो कोर्ट केस हो जाता है। और साथ में पड़ोसियों को भी एक मौका मिल जाता है इंटरटेनमेंट का। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ता है कि पड़ोसी भी आपस में कि आप वाद विवाद देख के लड़ाई झगड़ा करके रिश्तेदार पड़ोसी भी इंटरटेनमेंट करते हैं, क्योंकि जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे ज़्यादा मजा तो रिश्तेदारों पड़ोसियों और वकीलों को रहता है। अब ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति है जो कभी केस नहीं हारता, वो वकील है, बुध है, और आप हारते रहते हैं, वकील जीतता रहता है बस। और तीसरा जो है, अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस के अंदर उच्च का है, दोनों बच्चों में से किसी का भी सूर्य काफी स्ट्रांग है तो ईगो प्रॉब्लम होती है। ईगो के कारण, और सूर्य की महादशा हो अंतरदशा तो ईगो के कारण आपस में मतभेद हो जाता है और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईगो स्टिक करके भी आपने देखा होगा कि आपस में अलग हो जाते हैं। और जब शुक्र नीच का आ जाता है तो उसमें पैसा, वैभव, विलास, बाहर घूमना, शौक और चरित्रहीनता, इन सब के कारण भी डाइवर्स हो जाता है। तो ये सब मैंने आपको उपाय बताए प्लानेटरी पोजिशंस के कारण होता है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं, लड़के लड़की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन माता पिता, सास ससुर या वातावरण देखकर भी हो जाता है। ये प्लानेटरी पोजिशन से होता है। अब अगर सप्तमेश नीच का है, उसमें नीच की दृष्टि पड़ रही है, बालक ठीक है तो उनका क्या दोष विचार होगा। तो उस समय का माहौल भी देखा जाता है, जो काल देश पात्र बोलते हैं कि काल कैसे, आज से 100 साल पहले आपने काल जो था समय था उस समय कभी नहीं होता था। फिर देश कौन सा है, अमेरिका में 2 मिनट में हो जाएगा, इंडिया में बहुत टाइम लगेगा 10 समझाने वाले। फिर पात्र जो होते हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं तो और टाइम लगता है। तो काल देश पात्र को भी नजर में रखा जाता है, प्लानेटरी पोजिशन को भी रखा जाता है। और दूसरा, इन सबसे बचना है तो सबसे अच्छी चीज है जी, आजकल के जमाने में जो सबसे बड़ी मुश्किल चीज आ गई है, मोबाइल। मोबाइल राहु का कारक है, नई नीली रंग की इसकी स्क्रीन होती है। जितना ज्यादा आप आपस में मोबाइल का कम यूज करेंगे उतना फायदा रहेगा। सेकंड, बेडरूम के अंदर आप जो है राधा कृष्ण की मूर्ति लगाएं। बेडरूम के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति लगाएं। कोई भी हिंसा की या वाद विवाद वाली मूर्ति ना लगाएं, फोटो ना लगाएं, सिर्फ मूर्ति रहेगी राधा कृष्ण की। और एक मोर का पंख भी रखें आप अपने उसमें, और एक काले रंग के घोड़े का, काले रंग के जवान घोड़े की भी आप फोटो अपने बेडरूम में लगा के रखें। और बेड के ऊपर शीशे का प्रतिबिंब नहीं पड़ना चाहिए। शीशा जो अगर बेडरूम में अगर लगा है तो आपका बेड उसमें नहीं दिखाई देना चाहिए। और जब कभी भी ऐसी समस्या आए
तो मोबाइल का यूज़ कम करें, बेडरूम का वास्तु देखें, और आप अपने संगत को देखें, और सूर्य को जल चढ़ाएं, और बृहस्पतिवार को आप जो है भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राधा श्री कृष्ण की मूर्ति को भोग लगाएं, भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति को भोग लगाएं, यही है। और हम तो नहीं चाहते हमारे बच्चों में कभी मन पटाव किसी में हो, इसलिए मैंने आपको उपाय बता दिए। और संस्कारों को देखें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी नहीं कहीं लिखा है कि तलाक शब्द नाम की चीज़ है। पाश्चात्य को पीछे ना चलें आप, और जो मैंने उपाय बताए हैं इनको चलें, और पुखराज को भी धारण कर लिया करें, और अच्छे वस्त्र पहने, और बेडरूम के अंदर थोड़ी बहुत सुगंध भी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत परफ्यूम को आप लगा के रखें बेडरूम के अंदर। नमस्कार, प्रणाम।